Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College, Nohar, BSc Part First, Organic Chemistry, Paper Second, उसका जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस चैप्टर में से दो टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला है कर्व्ड एरो नोटेशन, वक्र तीर संकेतन, और सेकंड टॉपिक है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमें किसी अभिक्रिया को समझना भी ज़रूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनिक अभिक्रिया में यानी कार्बनिक अभिक्रिया में सामान्यतः कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, और जो सहसंयोजक बंध होता है वह दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। यानी जो सहसंयोजक बंध है वो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जनरली इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो प्रारंभिक अणु होते हैं उन्हें रिएक्टेंट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट कहा जाता है, जबकि जो नए मॉलिक्यूल जिनका निर्माण होता है उन्हें क्रियाशील उत्पाद या इंग्लिश में उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। अधिकांश कार्बनिक अभिक्रियाओं में सबस्ट्रेट का उत्पाद में परिवर्तन कई पदों में होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म उन वास्तविक पदों के विस्तार पूर्व अध्ययन की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वह अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी जो प्रारंभिक रिएक्टेंट्स होते हैं यानी जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो कितने पदों से होकर के और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, इन सब की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म ही है वास्तव में, और इस क्रियाविधि के द्वारा ही इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। अतः किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि वह बतलाती है कि यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, पहली बात। दूसरा, तथा उन पदों का क्रम क्या है, अर्थात क्रियाविधि उस अभिक्रिया के विस्तार पूर्वक पाथवे पर प्रकाश डालती है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कर्व्ड एरो नोटेशन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम उनकी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें ये भी जानना आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन युग्म का जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जब जो स्थानांतरण होता है या उनका जो अभिगमन होता है उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः सहसंयोजक बंधों का या तो विदलन होता है या निर्माण होता है। दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन युग्म, और इन इलेक्ट्रॉन युग्म को उनके मध्य एक डैश आप देख रहे हो एक लाइन के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के मध्य
तो एक लाइन के द्वारा, डैश के द्वारा, डबल बॉन्ड है तो 2 डैश और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 डैश कार्बन के मध्य लगाकर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो जब एक सहसंयोजक बंध टूटता है अथवा नया बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण या अभिगमन होता है, अर्थात रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से किस परमाणु की ओर जा रहे हैं, इसे दर्शाने के लिए कर्व एरो नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कर्व का इस्तेमाल हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन या अभिगमन को एक पूरे वक्र या घुमावदार तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड, बी, केवल एक इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को आधे सिर वाले तीर यानी हाफ हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे फिश हुक एरो भी कहा जाता है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि जो ए है यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो अभिगमन दर्शा रहे हैं उसमें एरो जो बनता है वो फुल एरो है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का अभिगमन को दर्शाते हैं तो वो हाफ एरो मतलब वक्र बना है, लेकिन आप देखेंगे कि एरो जो बन रहा है वो एक सिंगल लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, जिसको हम फिश हुक एरो भी कहते हैं। जिस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए हुक बनाया जाता है, उस शेप का, उस पैटर्न का ये एरो इसमें काम में लिया जाता है। जैसे आप नीचे 3 रिएक्शन देख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड ए और बी के मध्य एक सिंगल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन ए से बी की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जब बी पर चला जाएगा तो उस पर ऋणावेश होगा और ए पर धनावेश होगा। इसी प्रकार से ए और बी के मध्य जब डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन होगा। परिणाम स्वरूप ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और तीसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसके अंदर ए और बी पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनका 50-50% उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए पर और एक इलेक्ट्रॉन बी पर होगा। तो ए पर एक इलेक्ट्रॉन और बी पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं। अब इन तीनों रिएक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है, जो कर्व एरो नोटेशन जो दिखाया गया है कि पहली 2 जो अभिक्रियाएं हैं उनमें फुल एरो घुमावदार तीर है, जबकि थर्ड रिएक्शन में ये फिश हुक एरो के द्वारा इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है आज का, वो है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेजेस। तो 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना सहसंयोजक बंध रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 प्रकार से टूट सकता है। पहला, होमोलिटिक क्लीवेज, हिंदी में जिसे कहा जाता है समांश विखंडन। दूसरा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जिसे कहते हैं विषमांश विखंडन। इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे हम। पहला, होमोलिटिक क्लीवेज। जब कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि प्रत्येक परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन
हो। इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। इसे होमोलाइसिस भी कहते हैं और सिमेट्रिकल फिशन भी इसे कहा जाता है। और इस प्रकार के फिशन से प्राप्त जो स्पीसीज़ है ये उदासीन होती है और इन्हें मुक्त मूलक कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स। आप देख रहे हैं ए और बी में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फिशन होता है, यानी बराबर में 50% इलेक्ट्रॉन ए के पास, 50% इलेक्ट्रॉन बी के पास बॉन्ड। और कुछ आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा प्रकार है वो है हेटेरोलाइटिक क्लीवेसिस। जब कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास रह जाएं, तो इस प्रकार का क्लीवेज हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहलाता है, यानी विषमांश विखंडन। इसे हेटेरोलाइसिस भी कहा जाता है और अनसिमेट्रिकल फिशन भी इसे कहते हैं। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तथा दूसरा परमाणु जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस फिशन के परिणाम स्वरूप, वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इन्हें आयंस कहते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब दो पहली रिएक्शन आप देखें। जब बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं तो बी नेगेटिवली चार्ज और ए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दूसरी तरफ यदि ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म यानी हेटेरोलाइटिक फिशन जो हो रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की ओर जाते हैं, ये डिपेंड करता है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रकृति पर। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। अब यदि हम बात करते हैं द्विबंध असंतृप्त मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर द्विबंध होता है, तो यदि होमोलाइसिस हो रहा है तो बनने वाली स्पीसीज बाय रेडियल स्पीसीज कहलाती है, और यदि इसमें हेटेरोलाइसिस होता है तो बनने वाली स्पीसीज बायपोलर स्पीसीज कहलाती है। क्योंकि होमोलाइसिस में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और जबकि हेटेरोलाइसिस के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक परमाणु के पास रह जाते हैं, वह परमाणु नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो दूसरा बॉन्डेड एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के चैप्टर के दो टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की, उनके बारे में पढ़ा। पहला था कर्व्ड एरो नोटेशन और दूसरा था होमोलिटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेजेस। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप इस कोरोना पैंडेमिक में अपना और अपने परिवार तथा अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मोहल्ले में सबका आप ध्यान रखें। उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, और साथ ही हाथों को भी स्वच्छ रखें, सैनिटाइज करते रहें। थैंक यू।